हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को कराने वाला हूँ। वास्तविक संख्या को इस प्रकार से कराऊंगा कि आपको वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज को करने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वास्तविक संख्या को करने से पहले निम्न बातों का जानकारी होना आवश्यक होता है। वास्तविक संख्या को करने से पहले नंबर 1 में संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। नंबर 2, आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड आना चाहिए। नंबर 3, लसा और मासा आना चाहिए। लघुत्तम और महत्तम मासा आना चाहिए। और नंबर 4 में आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन आना चाहिए। नंबर 5 में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैं कराऊंगा। इन सारे बातों को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो ना तो स्टूडेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होगा और ना ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत होगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको अंकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अंक डिजिट कितने हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डिजिट कितने हैं? तो डिजिट 10 हैं। टोटल डिजिट 10 हैं। डिजिट से ही मिलकर संख्या बनता है। तो पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक। तो बच्चों पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। इसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसका सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बच्चों कितना है? तो अनंत है।
और बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अनप्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल का योग n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। तो बच्चों बताना, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 50 प्राकृत संख्या का योग 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फार्मूला का याद होना आवश्यक है। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अनप्राकृत संख्याओं का योग याद रखना है कि 50 में एक जोड़ देंगे 51 बटा 2, तो काट देंगे तो 25 दूना 50, 5 25 पचे 25 से 125 और 2 127, 125 का 25 के 5 बाकी 2 25 पचे 25 से 125 या 2 127। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर 1275 हो जाएगा। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या उसको कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होने वाली प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या, तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि शून्य से शुरू होने वाली संपूर्ण प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो शून्य से शुरू होने वाली संपूर्ण प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या में शून्य से यदि हम स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो उसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सब पूर्ण संख्या में
सभी प्राकृतिक संख्या का सदस्य भी उपस्थित होता है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूछा जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए बोलेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या का सदस्य प्राकृत संख्या में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन पूछा जाएगा कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे सभी प्राकृत संख्या हाँ पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या का सदस्य पूर्ण संख्या के सदस्य में उपस्थित होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या है पूछा जाएगा तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है, उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के सदस्य में वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या के सदस्य में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ा जाता है, तो प्राप्त होने वाले इस प्रकार के संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत होता है। माइनस अनंत होता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। और पूछेगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो बोलेंगे हाँ सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या का सदस्य पूर्णांक संख्या में उपस्थित होता है। इसीलिए बोलेंगे कि सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, तो बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या का सदस्य पूर्णांक संख्या में उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछेगा कि -2 क्या है, तो बोलेंगे -2 एक पूर्णांक संख्या है। बोलेगा कि -2 एक कौन सी संख्या है, तो बोलेंगे -2 एक पूर्णांक संख्या है। पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों उपस्थित होता है और जीरो भी उपस्थित होता है, जो कि प्राकृत संख्या में जीरो उपस्थित नहीं होता है और ऋणात्मक भी उपस्थित नहीं होता है। और पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या होता है तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव मान भी उपस्थित होता है, जबकि पूर्ण संख्या में निगेटिव मान उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाता हो, तो सम संख्या का सदस्य हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 ... अनंत तक। तो पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या तो बोलेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, और सबसे बड़ी सम संख्या सम संख्या अनंत होगा। और यहाँ पर एक फार्मूला का ध्यान में रखना होता है कि अन सम संख्याओं का योगफल संख्याओं का योग n इंटू n+1 होता है। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सवाल। बच्चों, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि 11 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। का योग क्या होगा? तो सम संख्या का योग होता है n इंटू n+1। बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि 11 सम संख्याओं का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? तो सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1। n के मान 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 11 गुना 12 132 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 132। तो सम संख्या से रिलेटेड सवाल को इस फॉर्मूले से हम कर देंगे कि n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1 होता है। अब ध्यान देना होगा कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या का सदस्य हो जाएगा बच्चों
1 3 5 7 डॉट 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 अनंत है। तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा, विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। और n विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल n विषम संख्याओं का योगफल योग n स्क्वायर होता है। जैसे पूछा बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न पूछा गया था बच्चों बोर्ड एग्जाम में कि 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 25 विषम संख्याओं का योग 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 25 विषम संख्याओं का योगफल 25 के स्क्वायर हो जाएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब सम विषम संख्या पढ़ने के बाद आता है भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या भाज्य संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता हो भाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्या का परिवार हो जाएगा, भाज्य संख्या का परिवार हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 अनंत। तो भाज्य संख्या का परिवार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 अनंत। तो पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। अब पूछा जाएगा भाज्य पढ़ लेने के बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटता हो और किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होता हो, इस प्रकार के संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या का परिवार हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान अनंत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और इसको हम गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्या क्या है। तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या तो बोलेंगे वैसा अभाज्य संख्या जिसका मासा 1 होता हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सह अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है तो बोलेंगे वैसा अभाज्य संख्या, वैसा 2 अभाज्य संख्या जिनका मासा 1 हो उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 3 और 5, 2 और 3, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मासा 1 होता है। 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 13 और 17 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मासा 1 है। 17 और 19 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मासा 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सह अभाज्य संख्या का चुनाव हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि चेक करना होता है कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है उस अभाज्य संख्या को हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सम अभाज्य संख्या एक ही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कि कितना होता है तो वह 2 होता है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। तो संख्या का नॉलेज तो हो चुका।
दूसरा नंबर में स्टूडेंट गुणनखंड आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि गुणनखंड आपको आता ही होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? तो दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा नॉन फिनाइट्स हो जाएगा। जैसे 1/0 लिखेंगे तो इसका मान अनंत हो जाएगा। तो इसको इसीलिए Q का मान 0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त हो उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय कहा जाता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक होगा। परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या होगा, पूर्ण संख्या भी होगा। परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। तो बोलेगा कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो सभी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होता है। सिर्फ अनंत को छोड़कर, अनंत को हम नहीं लिखते हैं तो अनंत परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी बात जो भी पूर्ण संख्या के सदस्य है वह सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, सिर्फ अनंत को छोड़कर। परिमेय संख्या 3/4 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 3/4 3 एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। तो 3/4 भी एक परिमेय संख्या होगा। सिर्फ वही परिमेय संख्या नहीं होगा जिसके हर में शून्य हो। और परिमेय संख्या बोला जाएगा कि रूट 16 परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि रूट 16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा और एक तो हम लिख ही सकते हैं। तो रूट 16 एक परिमेय संख्या होता है। बोलेगा 3.3 पर रेकरिंग। तो जब रेकरिंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। और यदि रेकरिंग नहीं होगा, यदि रेकरिंग नहीं होगा तो यह एक अपरिमेय हो जाएगा। पर यदि रेकरिंग हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में याद रखना है वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या में मेरे प्यारे बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है।
बोलेगा 1.3333 डॉट 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 जब जाते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डॉट 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 जाने वाली जब रिपीटेशन बार बार हो तो इस प्रकार के संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या होता है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है, तो उस संख्या को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। और पूछेगा क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होती है और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। सभी परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर देंगे कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब परिमेय संख्या भिन्न भी परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या के हम मेरे प्यारे बच्चों P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 5/12, 5/12, जैसे 5/2, 6/7, 5/3, 5/2, 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 1.0, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह शांत भिन्न होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 3 से भाग देते हैं 5 में, तो 3 का 3, 2.0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2 0, फिर 3 छक 18, 2। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जाते रहेगा। तो इस प्रकार के भिन्न को हम रिपीटेशन वाले भिन्न कहते हैं, अर्थात अशांत भिन्न कहा जाता है, अशांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शांत और अशांत पहचानने का शॉर्ट
मेथड यह है, यह शॉर्ट कॉन्सेप्ट यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 5/12, 8/10, 6/25, 8/7/40 मेरे प्यारे बच्चों, यदि हर का गुणनखंड, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो मेरे प्यारे बच्चों वह शांत भिन्न होता है। और यदि मेरे भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m या 2 पर पावर 5 पर पावर n या दोनों के रूप का यदि नहीं हो तो वह अशांत भिन्न कहा जाता है। और यदि उसके हर का गुणनखंड में यदि केवल 2 हो या केवल 5 हो या 5 या 2 और 5 दोनों हो तो इस प्रकार के भिन्न को हम शांत भिन्न कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 में 12 को हम इस प्रकार लिखेंगे 5/2 दूना 4, 4 तिया 12। माय डियर 2 के अलावा हर में 3 आ गया माय डियर। तो यह भिन्न शांत भिन्न नहीं होगा। और बच्चों 8/10 को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो 2×5 = 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2×10 और 10 में 2 और 5 दोनों है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस भिन्न का यह भिन्न शांत भिन्न हो जाएगा। और 6/25 तो इसका हर 5 गुना 5 लिखेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो इस प्रकार के भिन्न को हम शांत भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न को हम शांत भिन्न कहेंगे। छः बटा 12 तो 6/12 मेरे प्यारे बच्चों तो इसको पहले छोटा करना होगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 2 तो नीचे में माई मेरे प्यारे बच्चों 2 है। तो इस भिन्न का यह भिन्न शांत भिन्न हो जाएगा। यह भिन्न शांत भिन्न हो जाएगा क्योंकि इस भिन्न के हर में केवल और केवल 2 है, इसलिए यह भिन्न शांत भिन्न हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांत और अशांत भिन्न दशमलव भिन्न का चुनाव आप कर लेंगे। तो हम यूक्लिड विभाजन की ओर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने बताया था कि किसी भी संख्या यदि हम मान लेते हैं, इसको यदि 6 से भाग देना हो मेरे प्यारे बच्चों या 5 से भाग देना हो मेरे प्यारे बच्चों तो यह संख्या, इस संख्या का नामकरण भाज्य दे दिया। और जिस संख्या को हम भाग देंगे भाज्य को हम a से सूचित करते हैं और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको नामकरण भाजक दे दिया और भाजक के हम b से सूचित करते हैं। जो संख्या यहाँ पे आएगा उसको हम भागफल कहेंगे और भागफल को हम q से सूचित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 चौक 24, 6 चौक 24 लगेगा। भागफल को हम q से सूचित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 चौक 24 1, यहाँ 5 से यदि हम भाग देंगे तो 5×5 = 25 और कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं
कि जो r का मान होता है, r का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो 0 होता है, या तो 0 के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो 0 से बड़ा होता है r का मान। शेषफल मेरे प्यारे बच्चों या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने एक प्रमेय दिया था जिसमें बोला था कि भाज्य जो होगा, भाजक गुने भागफल, भाज्य जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस में शेषफल करना होगा। भाज्य जो आएगा भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तब उस यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने बोला था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, लेकिन यह भी बोला था कि जो a का मान होगा वह b से बड़ा होगा, जो b का मान होगा वह r से बड़ा होगा, जो r का मान होगा 0 और 0 के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग करके मासा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके मासा निकाल, यह भी बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किनको ज्ञात करने की विधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मासा निकालने की विधि है। हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक मासा निकालने की विधि है, HCF ज्ञात करने की विधि होता है। बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 18 और 30 का मासा ज्ञात करेंगे। तो माय डियर देखेंगे 18 और 30 में बड़ा कौन है। तो बड़ा जो रहेगा वह भाला भोंकेगा छोटे वाले को। तो ए का मान हो जाएगा माय डियर 30 और बी का मान हो जाएगा माय डियर 18। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि बी क्यू प्लस आर होता है, जहां वो कंडीशन लिख देंगे कि ए के मान बी से बड़ा, बी के मान आर से बड़ा, आर के मान बड़ा या बराबर 0 के होता है। तो ए का मान हो जाएगा 30। हम इसका प्रयोग तब तक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब तक शेषफल का मान 0 नहीं हो जाता। जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उनका मासा को हम ज्ञात कर पाएंगे। तो 30 के लिखेंगे 18 गुना 1 प्लस 12। अब आ जाएगा 18, तो 18 के लिखेंगे 12 गुना 1 प्लस 6। अब यहाँ से उठ के 12 यहाँ आ जाएगा, तो 6 गुना 2 लिखेंगे प्लस 0 लिखेंगे। जब माय डियर यहाँ पे शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो इसका मासा हो जाएगा 6। तो 18 और 30 का मासा, तो 18 और 30 का मासा बोलेंगे कि 18 और 30 का मासा 6 होता है। तो 18 और 30 का मासा 6 हो जाएगा। और अगला कॉन्सेप्ट कहेगा गुणनखंड का प्रयोग करके 18 और 30 का मासा और लसा ज्ञात करें। तो गुणनखंड का प्रयोग करके मेरे प्यारे बच्चों लसा और मासा निकालने से पहले हम इनका गुणनखंड को हम सीखते हैं। 18 का हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18। 30 के हो जाएगा 2 तिया 6 पचे 30। तो मेरे प्यारे बच्चों जो दोनों में मिल जाएगा वही हो जाएगा मासा HCF वही हो जाएगा 18 30 के, जो दोनों में मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में मिल रहा है 2 और 3। तो मेरे प्यारे बच्चों
इनका मासा हो जाएगा 2 तिया 6 और लासा एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम 18 और 30 के हो जाएगा  जो मिलता है वो तो लिखाएगा और जो नहीं मिलता है वो भी लिखाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 मिलता था वो तो लिख दिए और जो नहीं मिल रहा है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। तो पंतिया 15 15 45 45 दूना 90 तो 18 और 30 का लसा हो जाएगा 90। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज को अगले पार्ट में कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरी तरह से सॉल्यूशन करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ तो मेरे अगले क्लास को देखना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।